स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शंस अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर करा हुआ नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। चलिए कर लीजिए मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और वो मेरी प्यारी सी टीम जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मोशवानू गायब हो गया है, जिसके कारण वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान है और विंग उसे प्यार से कंसोल करता है। अब आगे वांगजी अब विंग के साथ है और उसे ये विंग की वार्मनेस, ये केयर, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन दोनों को उनके प्यार भरे मोमेंट से बाहर इस कैबिन की वो नॉक लाती है, जिसे कोई बाहर से नॉक कर रहा है। अचानक से कोई आया है, इस वजह से विंग थोड़ा वांगजी से दूर होता है। उन दोनों के चेहरे पे हल्का सा एक रिलैक्स वाला और काम वाला एक्सप्रेशन है। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा वांगजी को भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है। ये डोर पे नॉक किसी और की नहीं बल्कि सॉन्गलैंड की थी। सॉन्गलैंड रूम में एंट्री करता है और वांगजी को बताता है कि वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये केस स्टार्टिंग से ही वांगजी मोशवानी के साथ, मतलब सॉरी, मुन्नी मिंजे के साथ हैंडल कर रहा था। और वो मोशवानी को लेकर कितना ज़्यादा इस समय परेशान है सब लोग जानते हैं। इसलिए सब लोग वांगजी की परमिशन या एक तरह से वांगजी को इन्फॉर्म करना चाहते थे। वांगजी कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग बोल पड़ता है कि वो लोग जा सकते हैं। अब वांगजी रेस्ट करेगा। 2 दिन से वो रेस्ट नहीं कर रहा था, जो उसके लिए सही नहीं है। विंग बहुत स्ट्रिक्ट वॉइस में सॉन्गलैंड को बोलता है। इसके आगे अब सॉन्गलैंड और वांगजी कोई कुछ नहीं बोल पाता है। सॉन्गलैंड वहाँ से चला जाता है और वांगजी खुद विंग की साइड देखता है। वांगजी का मन था वो वहाँ जाए, लेकिन विंग के आगे अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा। और विंग तुरंत वांगजी को बोलता है, चलो अभी के अभी मेरे साथ चलो, तुम घर कैबिन रूम में जाके रेस्ट करना। जिस पे वांगजी साफ गर्दन हिला देता है। वो जानता है थोड़ी देर में यहाँ पे रिपोर्ट आएगी, क्या उन्हें वहाँ पे कुछ मिला है या नहीं। अगर गलती से भी वहाँ मोशवानू है तो ये वांगजी रूम में जाके रेस्ट करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ रहेगा तो वो वहाँ जा सकता है, इसलिए वो मना कर देता है। विंग जो जानता है वांगजी कितना स्टबन है, कितना जिद्दी है, इसलिए वो अब वांगजी को अपने ही कैबिन के एक तरीके से जो सोफ़ा टाइप होता है उसी पे रेस्ट करने के लिए लेटा देता है। अब वांगजी के ना चाहते भी विंग के कारण वहीं पे रेस्ट करने लगता है। विंग सामने बैठा हुआ है और वांगजी को रेस्ट करता हुआ देख रहा है। उसे वांगजी की ये हालत देख के बहुत तरस आ रहा है वांगजी पे, और मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। वो भी मोशवानी के लिए दिन रात कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सब लोग मोशवानी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान और सीरियस है। कोई नहीं चाहता कि एक इनोसेंट फिर मर जाए, उस हैवान की हैवानियत का शिकार बन जाए। जिस तरीके से वो लोगों के साथ टॉर्चर करता है, ये 2 दिन भी मोशवानी के लिए इजी नहीं होंगे। वो लोग जल्द से जल्द मोशवानी को ढूंढना चाहते हैं ताकि मोशवानी सेफ हो, सही हो और उस बेचारे को उस टॉर्चर का सामना ना करना पड़े। विंग ने तो खुद उन डेड बॉडीज़ को देखा है, क्या हालत थी उन डेड बॉडीज़ की। विंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा डर है मोशवानी को लेके। कहीं ना कहीं हर कोई अपनी साइड से बस प्रे और कोशिश ही कर रहा है कि मोशवानी ठीक हो जाए। दूसरी तरफ वो टीम भी ऐसा ही कर रही है। मिंजे और लांगजी की टीम ने जैसे उस एरिया का एक एक घर छान लिया है। वो कई घरों में बिना सर्च वारंट के भी घुस रहे हैं पता करने के लिए। कुछ डोर्स हर घर के, उस एरिया के हर घर की डोर को नॉक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। लास्ट सिग्नल या लास्ट फोन यहीं पे कहीं पे एक्टिव हुआ था। उन्हें पता चला था आसपास के हर घर में कोई ना कोई रहता है, तो कहीं ना कहीं मोशवानू यहाँ छुपा हो सकता है। ये चीज़ अब इन लोगों को थोड़ा सा मतलब डाउट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी इंसान को कोई टॉर्चर करेगा तो वो इंसान चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, आसपास के लोगों को तक उसकी आवाज़ें भी पहुँचेंगी। लेकिन ऐसे ही कोई एक तरह से एरिया हो जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हो, तो वो यहाँ पे वो काम शायद मतलब सीरियल किलर ना करे। इसी कारण वो लोगों को डाउट हो रहा है कि यहाँ पे शायद मोशवानू ना हो। धीरे धीरे उन लोगों की होप ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी, जब उन्हें एक डस्टबिन के पास में कुछ कपड़े और कुछ सामान फेंका हुआ मिला। ये कपड़े मोशवानू के थे। ये लोग तुरंत पहचान गए, क्योंकि ये कपड़े वो उसी रात की जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी थी उसमें मोशवानू को पहने हुए देखा था। इन कपड़ों में ही मोशवानू का वो फ़ोन भी मिला, जिसके सिग्नल के कारण वो यहाँ पहुँचे थे। इन लोगों को कहाँ होप थी कि इन्हें मोशवानू मिलेगा, लेकिन जैसे कि सीरियल किलर इनसे एक कदम आगे था, इनका पूरा ध्यान इस
एरिया में करके कहीं ना कहीं वो मोशवानू को किसी और एरिया में छुपा चुका है। आज मोशवानू इन्हें नहीं मिला, बस ये मिली तो ये कुछ कपड़े और वो एक तरीके से सेल फोन, लेकिन ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। इसलिए वो इन सारे सामानों के साथ तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और तब वांग जी अपने काम में लग जाता है, विंग अपने काम में लग जाता है। विंग इन सब चीज़ों को अच्छे से उस फॉरेंसिक टीम के साथ में अच्छे से मतलब उस तरह से चेक कर रहा है, कोई एक सबूत, बस ये लोग यही चाह रहे हैं, इनके दिमाग में है कि एक सबूत मिल जाए, कहीं से कोई होप मिल जाए जिससे ये मोशवानी को ढूंढ सके। क्या आपकी आंखों के सामने एक पर्सन गायब है, आपकी आंखों के सामने उस पर्सन के गायब होने के पीछे एक सीरियल किलर हो सकता है, और ये भी जानते हैं कि उस इंसान के साथ क्या हो सकता है। वो सारी बातें होने के कारण ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का इन्हें गुस्सा भी है, लेकिन शायद भगवान थोड़ा साथ दे रहा है, क्योंकि विंग ने बताया इन कपड़ों पे कुछ अजीब तरह की मिट्टी है, जो मिट्टी किस हिली एरिया के पास मिलती है। शंघाई शहर के आसपास कोई हिल स्टेशन या कोई हिली एरिया नहीं है, एक ही दो जगह हैं। तो एक तरीके से पूरे शंघाई शहर को ढूंढने की जगह बल्कि अब इनकी सर्च कुछ ही एरिया में आ गई है, तो इन्हें होप है कि शायद अब ये मोशवानी को ढूंढ पाएंगे। एक तरीके से थोड़ी सी तो होप और उम्मीद बढ़ी है। ये सब लोग उन एरियाज़ को जगह मतलब जहाँ पे इस टाइप की मिट्टी मिल सकती है, उस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स या एक तरह से पुलिस चौकी जिनसे बोलते हैं, वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर देते हैं। एक तरीके से अब सब लोग फुल फ्लैश थोड़ी होप के साथ एक नए मॉर्निंग के साथ शुरू होते हैं। रात भर ये सब नाटक रहा। अब वांग जी भी जब सुबह मॉर्निंग में आँख खोलता है तो उसे पता चलता है कि अब इनके सर्च कुछ एरियाज़ में ही आके रुक गई है, जिसके कारण ये लोग भी काफ़ी खुश हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पे इस टाइप की अबैंडन बिल्डिंग्स भी हैं, जो हिल एरिया के आसपास में ही है। जैसे कुछ लोगों के फार्म हाउस है जहाँ कोई रहता नहीं है, कुछ लोगों के पुराने घर हैं जो फैमिली सब फॉरेन में शिफ्ट हो गई हैं, बस यहाँ पे वेकेशंस के लिए आती हैं। इस टाइप के काफ़ी सारे घर हैं जहाँ पे वो एक एक करके सर्च करने की सोच रहे हैं। एक तरीके से जैसे जैसे इन लोगों के दिन बीत रहे हैं, इनकी घबराहट और उत्सुकता और एक बेचैनी सबके चेहरे पे दिख रही है। एक एक दिन अगर कम होना मोशवानी के लिए कितना ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, ये लोग इमेजिन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इनके इस सर्च ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं। अब खुद वैन रोहान पुलिस कमिश्नर यहाँ तक कि नी मिंजो के साथ स्पेशल मीटिंग कर रहा है। वैन रोहान को पता चला था जब उसके बेटे की बर्थडे पार्टी से एक इस टाइप का पर्सन गायब हुआ है। वैन रोहान ने इस चीज़ को बहुत इजीली लिया था, यही सोच के क्या फ़र्क पड़ता है, एक पर्सन गायब भी हो गया, उससे क्या मतलब होता है। लेकिन अब जिस हिसाब से पूरी के पूरा शंघाई के पुलिस ऑफिसर्स और सब लोग एक पर्सन को ढूंढने में आ गए, इससे वैन रोहान को काफ़ी गुस्सा भी आता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है लैन कुरैन पे कि क्यों इतने सारे पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं नी मिंजो को अब अपनी टीम्स के काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग जगह भेजना पड़ता है, अलग अलग केसेस पे, क्योंकि उसके ऊपर के ऑफिसर्स और एक तरीके से हेड्स उसे फोर्स कर रहे हैं कि पूरी टीम को इस केस पे क्यों लगा रखा है। पूरी टीम क्या, आसपास के हेडक्वार्टर्स के लोगों को, आसपास के पुलिस ऑफिसर्स को भी क्यों इस एक पर्सन को ढूंढने में लगा दिया है। ये पर्सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो केसेस भी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके से एक तरीके से अभी जहाँ पूरी की पूरी पुलिस की टीम लगी हुई थी, अब कुछ ही लोग जाते हैं, जिसके कारण जब नी मिंजो ये बात पूरी टीम को बताते हैं तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस समय वांग जी को ही आता है। वांग जी गुस्से में अब जब वैन रोहान के पास एक तरीके से जहाँ पे एक होते ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे गुस्से में चला भी जाता है। वांग जी को इतना ज़्यादा पर्सनली इस केस में घुसते हुए, इतना गुस्सा करते हुए देखकर कहीं ना कहीं शिचैन को भी वांग जी के लिए चिंता हो रही है। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तभी तो जहाँ पे एक पूरी की पूरी सब लोग एक केस पे काम कर रहे थे, अब उन लोगों को हटा के सिर्फ 2 ऑफिसर रह गए हैं, जिनमें से एक लांग वांग जी है जिसने खुद ये मतलब केस को इंचार्ज था और उसने खुद इस केस को हैंडल करने की डिसाइड किया है, और एक अब सॉन्गलैंड रह गया है। बाकी सब लोगों को इधर उधर के केसेस में असाइन कर दिया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करती है कि पावर और पैसा कितनी बड़ी चीज़ है। एक निर्दोष की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी वो रेपुटेशन। बस ये चीज़ कहीं ना कहीं हर किसी को पावर के बाद भी पावरलेस फील करवा रही है।
कहने के लिए कितनी पावर होती है एक पुलिस ऑफिसर के पास, जो क्रिमिनल को पकड़ने की, क्रिमिनल के ऊपर एक्शन लेने की। लेकिन कहाँ है इनकी पावर? ये बेचारे तो अपनी पावर के अकॉर्डिंग भी काम नहीं कर पा रहे हैं। शिचैन ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने अंकल पे बहुत गुस्सा भी आता है। वो कुरैन से मिलने भी जाते हैं, लेकिन कुरैन के लिए भी उस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक मेल प्रोसिक्यूट था। कहीं ना कहीं ये चीज़ इन लोगों को खुंदस और गुस्सा भी दिला रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन लोगों को अब मीडिया नहीं इन्वॉल्व हो रही, उस चीज़ का दुख भी हो रहा है। पब्लिक प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मीडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो सारी पावर इन पॉलिटिशियन और इन हेड्स के पास ही आ गई है। इसलिए ये लोग भी, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशंस पे होने के बावजूद भी इतने बड़े नहीं है कि इन लोगों से पंगा ले सके, तो अपने अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। वांग जी गुस्से में अब यहाँ एक तरीके से वैन पॉलिटिकल कॉपरेशन या वैन पॉलिटिकल ऑफिस पहुँच गया है। ये चीज़ जब लान शिचैन और विंग को पता चलती है, तो वो दोनों भी टेंशन में वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वांग जी गुस्से में उस बड़े से हेड ऑफिस से बाहर आ रहा है, या एक तरीके से पॉलिटिकल जो हेड ऑफिस होता है वहाँ से बाहर आ रहा है। वांग जी जैसे ही बाहर आता है तो सबसे पहले विंग उसके पास दौड़ के पहुँचता है, और साथ में लान शिचैन भी। मतलब ये उस ऑफिस से काफ़ी दूर है, तो अंदर के लोगों ने इन दोनों को नहीं देखा होगा। वहीं अभी दौड़ के वांग जी के पास पहुंचता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम इतने बड़ी जगह अकेले क्यों आ गए? तुम्हें पता नहीं है क्या इन लोगों के पास कितनी पावर है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता। विंग के अंदर बहुत वरी है अपने लंजा के लिए। वहीं शिचैन भी वांग जी के लिए थोड़ा परेशान थे। वांग जी तुम्हें इस तरीके से सबसे लड़के यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से खुलेआम इनके ऑफिस में जाओगे तो ये तुम्हारी बात सुनेंगे, अपने डिसीजन चेंज करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता था काका ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कल्प्रेट जो इस जगह बैठा हुआ है उसे पता चल गया है कि मुझे उसके बारे में पता है। तुम कहना क्या चाहते हो? लान शिचैन और विंग एक साथ पूछते हैं। अब वांग जी अपने भाई और विंग के ऊपर देखकर, जिन पे वो ट्रस्ट करता है, जो जानता है कि इन दोनों से वो अपने दिल की हर बात बता सकता है और ये दोनों उसकी बात को अपने अंदर ही रखेंगे, वो बोलता है, आप दोनों को अब तक की पता नहीं चला क्या? पर मुझे तो इस एक्शन से साफ साफ पता चल गया था कि कल्प्रेट वैन रोहान के दोनों बेटों में से कोई एक है। ये सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि यही दोनों में से कोई एक है। क्या? अब एकदम से शिचैन और विंग बोलते हैं, पर तुम इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो लंजा, बिना किसी सबूत के? विंग थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए बोलता है, विंग सबूत हम लोगों के आगे ही हैं, बस हम लोगों में से कोई हिम्मत करके उन्हें देखना ही नहीं चाहता। मेरे को तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन से मुझे इसमें वैन के नाम का इन्वॉल्वमेंट दिखा था। एक बात सुना, तुम जब से लेकर अब तक तुमने भी इतने सारे केस स्टडीज़ किए हैं, इतने सारे केस देखे हैं, 8 लोगों की डेड बॉडी देखी है। तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को इतने महंगे, इतने पावरफुल टॉर्चर करने वाली मशीनों से टॉर्चर किया गया है, वो इतने आराम से कोई गरीब, कोई सनकी आदमी कर सकता है? नहीं, वो ही कर सकता है जिसके पास बहुत बड़ा एक तरीके से पैसा भी हो और जगह भी हो जहाँ पे वो इस तरह के सारा सेटअप कर सके। और दूसरी चीज़, जितने भी अब तक हमने क्लब्स में इंक्लूड, मतलब जहाँ से लोग गायब हुए हैं, उन जगह का पता किया है, उन हर जगह वैन रोहान के दोनों बेटे जाते हैं। उन क्लब्स में जिनमें वैन रोहान के बेटे नहीं जाते, उन क्लब्स में से एक भी क्लब में ऐसा नहीं हुआ। उन क्लब्स में से एक भी क्लब्स में से कोई भी पर्सन गायब नहीं हुआ है तो सिर्फ उन्हीं क्लब्स में जिनमें ये दोनों जाते थे। यही दोनों हैं असली कल्प्रेट। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं या एक कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब वैन रोहान के बेटे ही कर रहे हैं। पलंजा ये सब जानने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? हम पे कोई सबूत नहीं है। विंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है। अब शिचैन भी विंग का सपोर्ट करता है। सही कह रहा है विंग, तुम खुद सोचो, अगर हमारे पास प्रूफ भी होते तो तुम्हें लगता है कि ये वैन रोहान और अपने बेटों को अब एक तरीके से कल्प्रेट मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। और जिस तरीके से अब हम लोग पावरलेस है, पावर होने के बाद भी तुम्हें लगता है हम कुछ कर पाएंगे? कहीं ना कहीं लान शिचैन की बातों में एक पेन है जो कि वो खुद महसूस कर रहे हैं। अब वांग जी बोलता है, करेंगे, क्योंकि मैंने उसे खुलेआम धमकी दी है, वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। क्या? अब अचानक से शिचैन और मतलब एक विंग परेशान होकर बोलते हैं। अब वांग जी अपना फ्लैशबैक बताता है। जब वो यहाँ गया था वो सीधा वैन रोहान के बेटों के पास ही पहुँचा था।
यहाँ वैन रोहन के बेटों के लिए जो कैबिन है या एक तरीके से आयाशो वाली जगह है जहाँ पे ये लोग सिर्फ बैठ के अपनी मस्ती करते हैं, उस जगह पहुंचा था जहाँ वैन रोहन, उसके दो मतलब वैन रोहन के दोनों बेटे और उसके कुछ असिस्टेंट और चमचे खड़े हुए थे। जहाँ चीख के लांग वांगजी ने सबके बीच में बोला था कि उसके पास सबूत है कि ये करने वाला कौन है और बहुत जल्दी वो सबूत के साथ मो शानू को सेव भी करेगा और उस पर्सन को हथकड़ी भी लगाएगा। बस वेट करो। और ये बात बोलने के बाद वो वहाँ से आ गया था। अब एक तरीके से वांग जी ने झूठ बोल दिया है कि उसके पास एक सबूत है। अब उस सबूत को मिटाने के चक्कर में, उस सबूत को पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट कुछ गलती ज़रूर करेगा। इसी चीज़ से काफ़ी कुछ केस में एक बदलाव आ सकता है। वांग जी को अब पता है कि कल्प्रिट इन्हीं में से कोई एक है। वांग जी का ये कॉन्फिडेंस, ये एक तरीके से एक्सपीरियंस जो उसके पास है, वो कहीं ना कहीं इस केस में एक हेल्प करेगा। अब ये बात सुनने के बाद वी, जो वांग जी के लिए बहुत वरी हो जाता है, वो तुरंत वांग जी को अब हाथों को पकड़ लेता है। अब बोलता है, पर लंजा, अगर उसने तुम्हें हार्म करने की कोशिश की, लंजा, उसने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हारी जान पे खतरा हो जाए तो? वो इंसान इतना बड़ा सनकी है, पागल है, इतने लोगों को मार चुका है, उसके लिए तुम्हारे ऊपर अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। रंजा, तुम्हें ना इस तरीके से उससे झूठ बोल के अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। विंग की आंखों में वांग जी के लिए ये परेशानी, ये केयर देख के वांग जी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं शिचैन भी अब विंग का सपोर्ट करते हुए वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वांग जी, विंग सही कह रहा है, तुम्हें इतना बड़ा खतरा नहीं लेना चाहिए था। अब तुम कहीं भी नहीं जाओगे बिना मुझे और मुझे को बताए हुए। यहाँ तक कि अभी के अभी मैं तुम्हारे फ़ोन में एक स्पेशल ऐप ट्रैकर डाल देता हूँ, जिससे तुम्हारा फ़ोन बंद होने के बाद भी, ख़राब होने के बाद भी हमें सिग्नल देता रहेगा। इसके अलावा तुम कहीं अब बिल्कुल भी हेडक्वार्टर या कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। कहीं ना कहीं शिचैन और वांग जी के लिए इतना वरी हो गए। वहीं ये देखकर वांग जी ये देखकर इमोशन हो जाता है और उन दोनों के कंधों पे हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोलते हैं, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और ना ही कोई कमज़ोर पर्सन हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। बहुत बड़े बड़े गुंडों को मैंने डील किया है और मेरे साथ तो मेरी सेफ्टी गन हमेशा रहती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बहुत ध्यान रखूँगा। लेकिन इस समय मुझे चिंता है तो सिर्फ मोह शुआने की। अभी थोड़ा इमोशनल होके जो वांग जी के लिए परेशान है, वो थोड़ा नाराज़ होके गुस्से में बोलता है, चिंता हमें भी है, लेकिन हम तुम्हारी तरह पागलों की तरह एक सीरियल किलर को धमकी दे के नहीं आ जाते, उसे बता के नहीं आ जाते कि हमें उसके बारे में पता है। वी अब बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो बहुत इमोशनली वांग जी को फेस को अपनी तरफ करता है गुस्से में और एकदम से उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, लंजा, याद रखो, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, अपने आप को बिना बात के अगर तुमने खतरे में डाला तो तुम मेरा ऐसा रूप देखोगे जो तुमने अब तक नहीं देखा। मुझसे वादा करो लंजा, तुम कुछ भी हो जाए अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। मैं जानता हूँ मोशवानी के लिए तुम बहुत परेशान हो, हम भी हैं, लेकिन तुम वादा करो तुम मोशवानी के चक्कर में खुद की जान को खतरे में नहीं डालोगे। वी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है, अपने एक तरीके से बॉयफ्रेंड या प्यार को ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। वांग जी की ड्यूटी है मोशवानी को सेव करना। वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपने से पहले मोशवानी को सोचना पड़ेगा। मोशवानी के लिए उसको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन वांग विंग आज बिल्कुल गलत बात कह रहा है। वो विंग जो पहले से दूसरों के बारे में सोचता था, आज वो बिल्कुल अपोजिट सिर्फ वांग जी के बारे में सोच के ऐसी बातें बोल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वांग जी भी शौक है। लेकिन विंग डरा हुआ है उन लोगों की हालत को देखकर। एक सीरियल किलर को साफ साफ धमकी दे के आ गया है वांग जी। कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड का उसके लिए इतना पॉजेसिव होना समझ में आता है। इसलिए वांग जी उसे कुछ कहता तो नहीं, लेकिन वो मन में यही सोचता है कि वो अपनी ड्यूटी को इस तरीके से चीट नहीं करेगा। वो मोशवानी की अगर जान की बात आएगी तो वो रुकेगा नहीं, वो ज़रूर मोशवानी को सेव करने के लिए हर लेवल पे जाएगा। इसलिए वो अभी विंग के आगे कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं। वहीं जैसा वांग जी ने सोचा था, वो सीरियल किलर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब एक बड़ा सा हॉल है जो एक पूरे बंगलों के नीचे बनाया हुआ है। ये अंडरग्राउंड हॉल या बेसमेंट जो है, इसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हुए हैं। एक पूरा सेटअप है जिसमें टॉर्चर करने वाली अजीब अजीब सी मशीनें लगी हुई हैं। वहाँ पे एक पर्सन
बिल्कुल न्यूड हालत में पड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथ पैरों को किसी एक बड़ी सी लोहे की टेबल के ऊपर लेटा के किसी इक्विपमेंट के साथ बांधे हुए हैं। और उस पर्सन के चेहरे पे, बॉडी पे का खून सूख गया है। शायद उसे बहुत पीटा भी गया है और उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया गया है। ये पर्सन धीरे से अपनी आंख खोलता है, अपने उस पर्सन को सामने देखकर अब जोर जोर से चीखने लगता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये मोह श्वानु है जो चीख रहा है। वहीं सामने वाला पर्सन अब गुस्से में मोह श्वानु के पास आता है और एकदम से उसके फेस को कस के पकड़ लेता है। अब बोलता है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस पुलिस ऑफिसर के साथ? क्यों वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे लिए इस तरीके से पागल हो चुका है? अब उसने खुलेआम मुझे धमकी भी दी मेरे फादर के ऑफिस में आके। बहुत हिम्मत है उस पुलिस ऑफिसर में। चलो पहले उस पुलिस ऑफिसर को ही ठीक करते हैं। तैयार हो, आज तुम्हें तुम्हारे दोस्त की डेथ दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर हम ये जो प्ले टाइम कर रहे हैं ना, इसे एंजॉय करेंगे। ये पर्सन ऐसे नॉर्मली बोल रहा है जैसे इसे मोह श्वानु के साथ ये सब करना कोई गेम लग रहा है। प्ले टाइम बोल रहा है। बेचारे मोह श्वानु ने ये पेन सहा है और अब पुलिस ऑफिसर के नाम से मोह श्वानु के दिमाग में भी लांग वांगजी का ही नाम आया था। क्या ये पर्सन लांग वांगजी को मार देगा? ये पर्सन कितना भयानक है ये चीज़ मोह श्वानु अच्छे से जानता है। मोह श्वानु को जबरदस्ती ये पर्सन एक कुछ कपड़े पहना के अपने साथ ऐसे ही बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा के अपनी कमर पर, मतलब जैसे कि कंधे पे डाल लेते हैं, ऐसे डाल के अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल लेता है और कहीं ड्राइव करने लगता है। ये जगह उस जगह से बहुत दूर है जहाँ पे ये लोग अभी थे। ये एक बहुत पुराना सा खंडर सा बना हुआ एरिया है। यहाँ पे एक टाइम पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता था, लेकिन उसके बाद इस इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ फैक्ट्रीज ने हार्मफुल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाकर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इस एरिया को पूरी तरह से बैन कर दिया था। और अब ये एरिया एक अबैंडेड प्लेस है, एक ऐसी अबैंडेड प्लेस जहाँ जल्दी से कोई आता नहीं। कभी कभार यहाँ पे कोई जानवर ही दिखता है, क्योंकि ये एरिया चारों तरफ से बड़ी बड़ी लोहे की एक तरीके से जाल से कवर्ड है, ताकि कोई और यहाँ पे एंट्री ना कर सके। कोई पर मोह श्वानु और ये पर्सन बड़े आराम से अपनी कार से वहाँ पे एंट्री करता है। अब मोह श्वानु के उस डिक्की से निकाल के एक बड़े से खंडर से एरिया में वो बहुत ज़ोर से धक्का मार के नीचे गिरा देता है ये पर्सन, और बाद में अपने जूते से उसका फेस दबाते हुए एक नंबर पे कॉल करता है। ये नंबर किसी और का नहीं, लांग वांगजी का है। 2-3 रिंग के बाद ही लांग वांगजी फ़ोन पिक कर लेता है। हेलो ऑफिसर लांग वांगजी। हेलो ऑफिसर लांग वांगजी, क्या बात है, आपने तो कुछ ही रिंग्स में फ़ोन उठा लिया। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे ही फ़ोन का वेट करें। कौन बोल रहे हो तो? क्या बात है लांग वांगजी, आप मुझे पहचान नहीं पाए? मुझे खुलेआम धमकी दे के आए हैं आप, और उसके बावजूद भी आप मुझे नहीं पहचान पाए? वांगजी शायद एक ही बार में समझ गया ये कौन है, इसलिए वो अपनी आवाज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हुए ही बोलता है, आखिरकार तुमने मुझे फ़ोन कर ही दिया। कहाँ है मोह श्वानु? वांगजी डायरेक्ट पूछता है। इस समय तो मेरे जूते की तली के नीचे है। बेचारा तड़प रहा है अपनी जान के लिए, पर ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेरा मन अब बदल गया है। पहले मैं थोड़ा सा खेलना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, लेकिन आपने आज मेरा मूड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब मैं इसके साथ ज़्यादा खेल नहीं पाऊँगा। आपको मौका दे रहा हूँ, जो लोकेशन आपके फ़ोन पे मैं भेज रहा हूँ वहाँ आ जाइए। पर हाँ, अगर आपने कुछ और गलती करी और अकेले की जगह आप अपनी पूरी टीम के साथ आए, तो आप जानते हैं क्या होगा। अब मैं पुराना डायलॉग जो हर मूवीज़ में आपने सुना होगा वो रिपीट नहीं करना चाहता। खाली हाथ आइएगा, किसी को पता नहीं होना चाहिए, वरना ये होगा। आपको आइडिया है मैं क्या कर सकता हूँ, किस लेवल तक का कर सकता हूँ, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही कीजिएगा। और ये बोलने के बाद वो पर्सन फ़ोन रख देता है। हैरानी की बात ये थी, इस पर्सन ने एक वॉइस चेंजर ऐप के थ्रू ही फ़ोन किया था। ये बात वांगजी पहली बार में ही पहचान गया था, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा अलग से साउंड हो रही थी। आवाज़ से तो वांगजी नहीं पहचान पाया, लेकिन हाँ इसकी हरकत से समझ चुका है ये पर्सन कौन है। उस लोकेशन को जैसे ही वांगजी ने देखा, वो बिना किसी को इन्फॉर्म करे वहाँ से निकल जाता है। वांगजी कॉन्फिडेंट था कि वो अकेले वहाँ जाके मोह श्वानु को पकड़ सकता है, और उस पर्सन को भी, क्योंकि
वो पर्सन अकेला है। वांग जी जानता है अगर कोई और उसके साथ इन्वॉल्व होता तो वो लोग शायद कई और सबूत भी जोड़ पाते। ये एक लौता ही है, यानी बिल्कुल अकेला है। इसलिए वांग जी को उम्मीद थी कि वो इसे पकड़ सकता है। वांग जी के लिए एक बार में 15-15, 20-20 लोगों से लड़ना और उनसे निपटना आसान होता है, तो एक पर्सन से तो वो आराम से निपट सकता है। वो यही सोच के निकल जाता है वहाँ पे उसी एरिया में। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, पर हाँ एक चीज़ दिखती है, सामने बंधा हुआ मो शुआनो, जिसकी बहुत बुरी हालत है। उसके दोनों हाथों को ऊपर लोहे की जंजीर से बांध के लटकाया हुआ है, उसका मुंह नीचे है और वहीं उसके पैरों से भी लगातार खून बह रहा है। वहीं मुशानु की हालत को देख के वांग जी तुरंत दौड़ के मुशानु के पास पहुंचता है और जैसे ही उस जंजीर को खोलने की कोशिश करता है तो मुशानु, जिसके ऊपर टेप लगा हुआ है मुंह पे, वो जोर जोर से अपनी गर्दन हिलाने लगता है जैसे कि वो कुछ बताना चाहता है। वहीं वांग जी भी इधर उधर ऑब्जर्व करता है तो उसे कोई नहीं दिखता। कुछ गाड़ी के टायर के निशान तो दिखे आने और जाने के। क्या वो पर्सन वांग जी को यहाँ बुला के चला गया? क्या एक ट्रैप है जिसमें वांग जी फंस गया है? वांग जी ये बात ही सोच रहा था, तभी एकदम से एक भड़ाम करके आवाज़ होती है और वो पूरा का पूरा एरिया बम ब्लास्ट हो जाता है। जहाँ दूसरी तरफ वांग जी को उम्मीद थी कि वो मोशानु को बचा लेगा, लेकिन अब तो ये पूरा एरिया धड़ धड़ आग की में जैसे जल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीछे से आए लान शिचैन, वी वुशियान और नी मिंजे की पूरी टीम ये देख के शॉक हो जाती है। वांग जी जब हेडक्वार्टर से निकला था तभी विंग और शिचैन को वांग जी पे शक हो गया था। जैसा शिचैन ने बोला था, वहाँ से वापस आते ही वो वांग जी के फ़ोन पे एक ट्रैकर फिट कर देते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके ब्रदर को पता है कि वांग जी उन लोगों से किस हद तक बातें छुपा सकता है। इसलिए उसके ब्रदर ने वांग जी के बिना परमिशन के उसके फ़ोन में एक और ऐप इंस्टॉल कर दी थी, हिडन ऐप, जिससे जब भी वांग जी के फ़ोन पे कोई भी फ़ोन करे तो वो कॉल वांग जी के साथ साथ लान शिचैन के पास भी पहुँचे। शिचैन ने जितनी भी वांग जी और मतलब सीरियल किलर की बातें हुई थी वो सब सुन ली थी। इसलिए वांग जी के पीछे तुरंत शिचैन पूरी निमिंजे और टीम के साथ निकल गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी ऐसा बेवकूफ़ी कर सकता है अकेले जाने की। विंग भी उस जगह पहुंचा था, लेकिन अब ये लोग चीख के वांग जी चिल्ला रहे हैं क्योंकि जगह पूरी तरह से जल गई है। विंग तो धड़ाम करके अपने पैरों पे ही गिर जाता है, उसके मुंह से तो आवाज़ें भी नहीं निकल पा रही हैं। वहीं निमिंजे और उनकी पूरी टीम इस चीज़ से पूरे शॉक हैं। फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल किया जाता है, उस जगह से उस आग को बुझाया जाता है। सब बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है क्या वो दोनों चले गए, क्या मुशानु और वांग जी हमेशा के लिए उन लोगों को अलविदा कर चुके हैं। विंग जो अब घुटनों पे बैठा हुआ है और अपने आगे आग को देख रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे तो सांस भी नहीं ली जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी धड़कन बिल्कुल रुक गई है, उसका हार्ट बिल्कुल रुक चुका है। एक शार्प पेन उसके दिल में हो रहा है, जिससे उसे मन में एक तरीके से अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। उसके सराउंडिंग में कितनी आवाज़ें हो रही हैं, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल कोई आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा है। उसके आंखों के आगे का नज़ारे के बाद उसे सुनना और दिखना सब बंद हो गया है, सिर्फ दिख रही हैं तो उसकी आंखों के आगे वो इमेजेस जो उसने और उसके लंजा ने साथ में बिताई हैं, वो बचपन जब वो और लंजा एक दूसरे के साथ थे। इसके अलावा अब विंग को कुछ दिख नहीं रहा है। विंग अब पागलों की तरह सबको पीछे छोड़ के उस आग में दौड़ पड़ता है। सबका ध्यान इधर उधर था, विंग के ऊपर ध्यान ही नहीं था और किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि विंग ऐसा कर भी सकता है, वो इस तरीके से आग में दौड़ भी सकता है। उन्हें इसलिए किसी को रेडी नहीं था, वो फायर ब्रिगेड भी रेडी नहीं थे, फायर फाइटर्स जो आए थे वो भी रेडी नहीं थे। विंग अब जैसे आग के अंदर घुस गया है, ये देख के सब लोग अब डॉक्टर विभूषण करके ही चीख रहे हैं, लेकिन विंग को कुछ नहीं दिख रहा है। वो तो बस अपने लंजा को चाहता है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहा है। काफ़ी देर तक लंजा लंजा करके चीखता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह देख रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उसे एक होप दिखती है, एक बड़े से लकड़ी के बोर्ड के नीचे दो लोग पड़े हुए दिखते हैं। शायद वांग जी ने जब ये ब्लास्ट हुआ था खुद को इसी बोर्ड से कवर करने की कोशिश की थी। ये एक तरीके के उस टाइप के विडन बोर्ड्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर्स में एक तरह से बुलेट प्रूफ की तरह यूज़ किए जाते हैं, ताकि उनके ऊपर वांग जी ने शायद इस एरिया को पहचान लिया था। ये उस समय के चेयरमैन का ऑफिस के आसपास का ही एरिया था,
इसलिए उस ऑफिस के अंदर ही ये लोग वो मतलब एक तरीके से मोशानु के साथ दौड़ पड़ा था। कहीं ना कहीं वांग जी भी एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, तो उसने दिमाग लगाया कि अगर वो यहाँ से भाग चुका है तो उसने इस एरिया में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान किया है, यानी हो सकता है यहाँ कोई बॉम्ब हो। इसी कारण जैसे ही मोशानु से को उसने उस लोहे की जंजीर से उतारा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा इसी कैबिन की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके कारण अभी वो दोनों को चोट तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन वो दोनों सांस ले रहे हैं। यही देख के विंग की सांस में सांस आती है। वो तुरंत जोर जोर से इशारे करके चीख चीख के सब लोगों को बुलाने लगता है, हेल्प हेल्प करने लगता है। वहीं विंग की आवाज़ पे जो लोग विंग दौड़ा था उसके पीछे दौड़े थे, यानी वो फायर फाइटर्स, वो भी उसी एरिया में आ जाते हैं। अब ये सब लोग मिलकर लांग वांग जी, ऑफिसर लांग वांग जी और मोशानी को बाहर निकालते हैं। मोशानी की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है और लांग वांग जी को भी काफ़ी चोटें आ गई हैं। ऑब्वियसली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो चीज़ें उड़ के इधर उधर ब्लास्ट होता है पूरा, किसी तरीके से ये सेव हो गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, वरना ऐसे हालत में कोई बच सकता था, इस चीज़ की उम्मीद करना ही नामुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी की वो अच्छाई या लोगों की दुआ थी जो वो बच गया। अभी वांग जी और मोशानी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां एक तरफ वांग जी का भी आईसीयू में ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोशानी का भी ऑपरेशन चल रहा है। वांग जी को भी काफ़ी बुरी तरह से क्रिटिकल चोटें लगी हुई हैं। वी बाहर बैठकर वांग जी के लिए सिर्फ प्रे कर रहा है। इमोशनल रिलेशनशिप होने के कारण वो शायद अंदर वांग जी को असेस नहीं कर सकता। जब आपका लवर, आपकी डॉटर, आपका वाइफ या एक तरीके से आपके बहुत ज़्यादा क्लोज मेंबर इस तरीके से आईसीयू में होते हैं तो डॉक्टर उस जगह और एक तरीके से पूरे माइंड के साथ ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं अपनी पर्सनल या अपनी फैमिली मेम्बर्स को ट्रीटमेंट करने थे। ऐसा ही हाल इस समय विंग का भी है। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, वो नॉन स्टॉप काँप रहा है, रो रहा है, पैर सर नीचे करके अपने हाथों को मल रहा है बार बार। सब लोग जानते हैं कि विंग और लांग वांग जी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, पर वो इस लेवल तक क्लोज थे ये लोग कोई नहीं जानता है। तभी विंग के कंधे पे एक हाथ आता है, जिसे विंग नज़र ऊपर करके देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लैन हुई है। लैन हुई को यहाँ देख के विंग को कुछ समझ आए उससे पहले ही लैन हुई अपने घुटनों पर बैठ के हाथ जोड़ के विंग के आगे बैठ जाती है, जिससे सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अब लैन हुई रोते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ मैं एक अच्छी ह्यूमन भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी एक कल्प्रेट हूँ, जिसे जितनी सज़ा मिले उतना कम है। मेरी एक बेवकूफ़ी, एक सेल्फिशनेस के कारण आज एक पर्सन इस लेवल पर आ सकता था, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं अभी अभी मोशानी के एक तरह से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई हूँ और उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं जानती हूँ तुम वो मेडिकल डॉक्टर हो, तुम जिन हॉस्पिटल के सबसे फेमस सर्जन हो, मैं ये भी जानती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है डॉक्टर वी वुशेन, प्लीज़ प्लीज़ उस मोशानी को बचा लो। मैं अपने आप को शायद का थोड़ा माफ़ कर पाऊँ। मैं आज बिल्कुल भी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उसे सेव कर पाऊँ, पर आप कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ उस बच्चे को बचा लीजिए, मेरे कहने पे मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ये ऑपरेशन करिए। कहीं ना कहीं लैन हुई जैसी इगोइस्टिक, घमंडी, अपने ही एटीट्यूड में रहने वाली डॉक्टर इस तरीके से खुद को कैपेबल ना कह के हाथ जोड़ के विंग से ऑपरेशन की रिक्वेस्ट कर रही है। ये देख के सॉन्गलैन, शाओशिनचैन, ली मिंजे, लान शिचैन जैसे लोग भी शॉक हो जाते हैं। अभी अभी मोशानी की जो हालत है वो देखकर लैन हुई भी घबरा गई। मोशानी के दोनों पैरों को पूरी तरह से हथौड़ों से मार मार के तोड़ दिए गए। उसकी दोनों पैरों की हड्डी पूरी तरह से तोड़ दी गई है, उसके हाथों के नाखून निकाल लिए गए हैं। ऐसी हालत है कि वो सांस ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। की हालत देखने के बाद अब लैन हुई अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रही है। उसे पता चला था कि उस दिन उसकी लापरवाही की वजह से वांग जी इस पर्सन का फ़ोन नहीं उठा पाया था, लेकिन अब जब इस पर्सन के साथ इतना टॉर्चर हुआ है, इतना सब कुछ इसने सहा, उसकी एक सेल्फिशनेस के कारण ये सोचने के बाद लैन हुई खुद को बहुत बड़ा गुनहगार मान रही है। अब वो अपने आप को जितना हो सके उतना बड़ा कल्प्रेट मान के अभी विंग के आगे बहुत रिक्वेस्ट कर रही है ताकि विंग मोशानी का ऑपरेशन कर सके, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है।
वांग जी को हालत देख के, अपने लंजा को इस हालत में देख के, उसकी बहुत बुरी हालत है। वो बैठे बैठे भी काँप रहा है जब वो महसूस करता है कि अब सिर्फ लैन ही नहीं बल्कि एक और हाथ है जो उसके कंधे पर है। तो वो उस तरफ देखता है। ये हमारे लान शिचैन थे और लान शिचैन विंग को बड़े प्यार से और हाथ से उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, विंग तुम्हें पता है मोशानु को ठीक होना कितना ज़रूरी है। वांग जी ने जो ये सब सहा, उस बच्चे के लिए, उस 20 साल के बच्चे को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से वांग जी ने उसे सेव करने के लिए अपनी जान खतरे में लगा दी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उसे सेव करने के लिए एफर्ट डालने चाहिए? कहीं ना कहीं इस मोशाने के ठीक होना, इस मोशाने को सही देखना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है जो पेन इस मोशाने ने सहा उसके बाद ये ऐसे ही अपनी जान ना गवा दे। सब लोग चाहते हैं वो जिए, अपने लिए जिए। इसलिए विंग भी अब अपनी जगह से उठता है जहाँ वांग जी अपना काम कर चुका है। एज अ पुलिस ऑफिसर मोशाने को ले आया बचा के। और वांग विंग का काम है इस पर्सन को दोबारा से जिंदा करना। इस आधी मर हालत जो उसकी ऑलमोस्ट अधमरी हालत है, उस हालत में से उसे वापस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फील करवाना। इसलिए विंग भी अपने वाइट कलर के कोट को उतार के, अपने सर्जन वाली ड्रेस पहन के, अपने फेस पे मास्क लगा के उस ऑपरेशन थिएटर में एंट्री करा। एक तरफ वांग जी का ऑपरेशन हो रहा है उस आईसीयू में जहाँ वो अपनी सांस के लिए लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विंग भी लड़ाई कर रहा है मोशाने की सांसों के लिए। मोशाने का बहुत बड़ा ऑपरेशन करता है जहाँ एक तरफ वांग जी का ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है और बाहर आके डॉक्टर बताता भी है कि वांग जी अब खतरे से खाली हैं, जिस चीज़ से शिचैन काफ़ी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग का ऑपरेशन बहुत लंबा चलता है, पूरी रात ऑपरेशन चलता है। अगले दिन सुबह तक विंग बाहर आता है। 8.5 घंटे का ये बड़ा ऑपरेशन होता है। विंग बाहर आते ही अपने पैरों पे मतलब घुटनों के वे बैठ जाता है और अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स ही करता है। तभी शिचैन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और ये बताने के लिए कि वांग जी का ऑपरेशन सक्सेस हो गया। वहीं वो भी शिचैन को ही ये सबसे पहले बताता है कि मोशान का ऑपरेशन भी सक्सेस है। उसके दोनों पैरों में रॉड पड़ी हैं। शायद अब वो पहले की तरह डांस या कुछ तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अब वो चल तो फिर तो सकता है। उसकी हड्डी इतनी बुरी तरह से टूटी थी कि वो दोबारा जुड़ तो नहीं सकती थी, बट उसकी बॉडी के बाकी ऑर्गन अभी सेफ हैं। उसके हाथों में काफ़ी बुरी चोटें हैं। उसके अभी रिकवरी में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ वो एक हेल्दी पर्सन की तरह लाइफ जी सकता है। उसके पैरों को छोड़ के, जो पैर की हमें अब उसे रॉड पड़ी है तो एक तरीके से वो पैरों के फिजिकल काम तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ वो चलेगा फिरेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली लाइफ जी पाएगा। एक तरीके से ये भी विंग की एक्सपर्ट की के कारण ही है कि मोशानी चल पाएगा। बट अब मोशानी के साथ जो कुछ हुआ है ये सब जानने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं उस सीरियल किलर के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ इस बॉम्ब ब्लास्ट और ऑफिसर रांग वांग जी के एडमिट होने की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी है। अब जो केस अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं आया था, अब वो खुलेआम बड़े बड़े न्यूज़पेपर की मॉर्निंग हेडलाइन बनकर आया है। बहुत सारे टॉक शोज और न्यूज़ एजेंसीज ने इस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर रखा है, जिसे नी मिंजे एड्रेस करते हैं। अब नी मिंजे ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो पब्लिक को इस सीरियल किलर के बारे में ज़रूर बताएंगे। आज नी मिंजे ने खुलेआम सबके बीच में ये बात अनाउंस कर दी, बिना किसी कमीशन या बिना किसी पर्सन से बात करे। कहीं ना कहीं इस चीज़ से लानकुरैन को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन अब हर कोई इस बारे में सोच रहा है, हर जगह इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है। अब क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे।